Umar, Muhammad Umar 16759. Umar, can you hear me? Arusha Hayat 16713. Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Okay, good. So we are going to start the lecture again. Bismillahir Rahmanir Rahim. In the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. So in previous lecture, we discussed in detail about NMR, just trying to grab the basic concept of NMR along with the applications of NMR with respect to structural biology and bioinformatics. So now we will just go through this slide and we will try to understand the remaining points we left in our last lecture. So in last lecture we already discussed about isotopes and hydrogen, nitrogen and carbon. So anyone wants to share with me the valency of carbon? Anyone? Yusra Kareem 16707. सर 4. कार्बन की 4 वैलेंसी है? जी सर. पक्की बात है? जी सर. कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें टोटल? सर इलेक्ट्रॉन्स का तो नहीं पता. ऐसे इलेक्ट्रॉन्स का नहीं पता तो आपको फिर वैलेंसी कैसे पता है? अरूज ज़हरा, कार्बन 4 बॉन्ड्स बनाते हैं ना. 4 बॉन्ड्स बनाते 4 ही हैं, होती है. 4 ही होती होगी। चलें सर होती है. अच्छा चलें होती है मान लेते हैं। अरूज ज़हरा 80016। यस सर. बेटा कितनी वैलेंसी है कार्बन की? सर 4. एंड उसका दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या पूछा था अभी? कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें टोटल? सर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. 6 इलेक्ट्रॉन। आइसोटॉप्स कितने हैं इसके? सर 2. 2 कौन कौन से? सर ये नहीं पता. ये नहीं पता, चलें कोई बात नहीं। सर कंफर्म नहीं है लेकिन पढ़ा हुआ है, लेकिन इतना पता 2 हैं. अच्छा चलें जी। महनूर जुल्फकार 16731। महनूर जुल्फिकार 16731। सबीका जुल्फिकार 16823। सबीका जुल्फिकार। ओके, वकारुल अब्बास। वकारुल सर अब्बास जी। वकारुल अब्बास, हाइड्रोजन जी की कितनी वैलेंसी है? जी सर। हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी है? वकारुल अब्बास। ओके, सालिया मरियम। सालिया मरियम 16748। बेटा आपने हाथ खड़ा किया जी। यस सर. जी बेटा बताएं। सर हाइड्रोजन के 1 वैलेंसी है और कार्बन के आइसोटॉप C12 एंड C14. C12 एंड C14। जी. ओके वेरी गुड। हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 1. 1 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन? प्रोटॉन कितने हैं बेटा? न्यूट्रॉन 0. अच्छा चलें, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। 1. अच्छा 1। और इसकी में आइसोटॉप्स कितने हैं हाइड्रोजन के? हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप. ओके वेरी गुड जी। वकारुल अब्बास, नाइट्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? अच्छा, काशिफ सलीम।
काशिफ सलीम। यस सर। जी काशिफ सलीम, नाइट्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं? सर 2 आइसोटोप्स हैं सर, नाइट्रोजन 14 एंड आई थिंक 15 सर। 14 एंड 15। वैलेंसी कितनी है? नहीं सर, नाइट्रोजन की सर वैलेंसी सर मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन सर कंफर्म नहीं है, चलो 6 कंफर्म करो। नहीं कंफर्म नहीं है सर। करो आप माइक म्यूट करके ओके सर। कंफर्म करो। मोहम्मद काविश 16852। काविश खलील। जी सर। काविश खलील, नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी है? सर नाइट्रोजन की वैलेंसी जी बेटे। सर 2 है मेरे ख्याल में। काविश खलील बेटा पढ़ा करो। अच्छा जी सर। चलें। सर क्वेश्चन आवाज ही बहुत कट कट के आ रही है। क्वेश्चन फिर ਉਹੀ ਹੈ ਭਾਈ ਕਿ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲੈਂਸੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਟ ਜਾਏ। सर जी मैंने चलो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। वकारुल अब्बास आप म्यूट कर लो। सर नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है। कितने इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जी सर। टोटल इलेक्ट्रॉन्स इसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं सर। 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इरम रशीद, कितने आइसोटॉप्स हैं नाइट्रोजन के? सर 2 ही है। 2 ही हैं। कौन कौन से बेटा? सर एन नाइट्रोजन में 14 और 15 आइसोटोप। N16 है। चलें N14 एंड N15। चलें, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड, बहुत अच्छा आप लोगों ने कोशिश की। तो ये थोड़ा सा रिकॉल करने के लिए था क्योंकि इसमें ये वाले आइसोटॉप्स यूज होंगे और उसके बाद एक क्वेश्चन भी आपको दिया जाएगा इंशाल्लाह ताला और आपसे आपकी एक्टिविटी भी डिस्कस की जाएगी कि कौन सी एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे हमारी लर्निंग के लिए। तो मैं थोड़ा सा इसको तेज तेज चलाऊंगा इन स्लाइड्स को क्योंकि हम इसको डिटेल में पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा टाइम बच जाए हमारी अगली एक्टिविटी को डिस्कस करने के लिए। तो डिटर्मिनिंग प्रोटीन स्ट्रक्चर्स बाय एनएमआर होता है हमारे पास और ये हम सब डिस्कस कर चुके हैं कि एनएमआर यूज होता है स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन, स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए और इसमें सॉल्यूशन स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। एवरीवन प्लीज म्यूट योर माइक्स, थैंक यू सो मच। और इसमें काफी सारे प्रोटीन जो प्रोटोन डिस्टेंस और एंगल्स हैं उनको मेजर किया जाता है और बाद में उनको कंप्यूटर की मदद से एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दे दिया जाता है। ये नीचे हमारे पास 2 स्ट्रक्चर उन्होंने दे दिए हैं इंटरल्यूकिन 1 बीटा के, जिसमें एक में 536 डिस्टेंसेस रिस्ट्रेंट्स हैं और RMSD 2 आर्मस्ट्रॉन्ग है और एक में 0.4 आर्मस्ट्रॉन्ग है लेकिन उसमें डिस्टेंसेस बहुत ज्यादा दे चुके हैं, 2780 डिस्टेंसेस हैं। तो आप देखें कि डिफरेंस स्ट्रक्चर में क्या है। इसी तरह जब हम पीडीबी से भी स्ट्रक्चर निकालते हैं तो उसमें हम स्पेसिफिकली उसकी आर्मस्ट्रॉन्ग और डिफरेंट वैल्यूज को एनालाइज करते हैं। सो आई हैव वन ट्रिकी क्वेश्चन हियर, आई एम गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द मार्क्स। सो एनएमआर का जो स्ट्रक्चर है उसमें मिनिमम कितनी आर्मस्ट्रॉन्ग वैल्यू होनी चाहिए अच्छे स्ट्रक्चर के लिए? एनीवन? एनएमआर के स्ट्रक्चर में जो कितने आर्मस्ट्रॉन्ग जो हैं वो थ्रेशोल्ड समझा जाता है अच्छे स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए? जैसे एक्सरे में तो हम कहते हैं 3 होना चाहिए, 3 से ज्यादा ना हो, 1 to 3 तक कंसिडरेबल है, 3 से ज्यादा वाले को अच्छा नहीं समझा जाता। हिंट भी दे दिया मैंने आपको। अब बताएं एनएमआर में क्या थ्रेशोल्ड है? इट्स अ ट्रिकी क्वेश्चन, एनीवन? नंबर बांटने के मूड में हूँ यार, कोई तो जवाब दे दो, कोई तुक्का ही लगा दो। जी मरियम कासमी। हेलो सर। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। आई थिंक 0.2 से 2 तक होता है इसका आंगस्ट्रॉम। ओके 0.2 से 2। एनीवन एल्स? एनीवन एल्स?
टिक टिक सर 0.8. 0.8, काशिफ सलीम 0.8, मरियम कासमी 0.2 to 2.0 Armstrong. Anyone else? Muhammad Umar. Sir, I think 0.4 angstrom. 0.4 Armstrong. We have only 30 seconds left. 0.4, 0.8, 0.2 to 2.0. G. Fatma Noor. 16729. Fatma Noor. One, 1. sir, 1.5 Armstrong. 1.5 Armstrong. Anyone else? 1.5. 1.5. 10 more seconds we have. Anyone else? Iram Rashid. जी बेटा जल्दी जल्दी बेटा, अब you are the last one. Sir, Sir, sir 1.5. 1.5. जी इरम रशीद. 2K, 2 2K2. 2 Armstrong. 2 Armstrong. Muniza Maqsood. Last one. Muniza Maqsood. 16745. बेटा आपने हाथ खड़ा किया, आप बोलना चाहते हैं? युसरा करीम 16707. Sir, 2.2 angstrom. 2.2 Armstrong. Wakarul Abbas. Sir 1.5 Armstrong. 1.5 Armstrong. Okay, everyone just slow Sir, down your hands. जी बेटा जी 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 जी. approximately 4 angstrom. Approximately 4 Armstrongs. Everyone just slow down the hands. Mute your mics. बेटा ये solution structure होता है, इसमें Armstrongs नहीं होते. मैं आपको शुरू में कह रहा हूँ ये ट्रिकी क्वेश्चन है. उमर लोअर डाउन योर हैंड, थक जाओगे. ये आर्मस्ट्रॉन्ग में मेजर नहीं किया जाता, वो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी मेजर की जाती है. और यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ये RMSD आर्मस्ट्रॉन्ग में है, ना कि डिटरमिन्ड स्ट्रक्चर ऑफ NMR आर्मस्ट्रॉन्ग में है. ठीक है. एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी का स्ट्रक्चर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ होता है. NMR के स्ट्रक्चर के साथ कोई भी उसकी जो है आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखा होता कि वो उसकी क्या है, क्या उसको कहते हैं यार स्पेसिफिकली, क्वालिटी जो है ना उसकी मैं एक मिनट यार, मैं स्पेसिफिक वर्ड भूल गया हूँ, क्या कहा जाता था इसको. जस्ट गिव मी अ सेकंड, आई फॉरगॉट द स्पेसिफिक वर्ड. PDB के ऊपर अगर आप जाएं और आप ओपन करें किसी भी स्ट्रक्चर को जो कि मौजूद हो उसमें PDB में, और उसके एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से भी सॉल्व किया हो और NMR से भी सॉल्व किया हो, तो आपको पता चल जाएगा कि NMR के साथ बिल्कुल भी आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं लिखा होता, जबकि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के प्रिडिक्टेड स्ट्रक्चर के साथ आर्मस्ट्रॉन्ग लिखा होता है, और वो लिखा होता है 0.5, 1, 2, 3 जो भी है. जी काशिफ सलीम. सर आप यूनिट तो नहीं कहना चाह रहे? नहीं यूनिट नहीं, वो एक स्पेसिफिक वर्ड है, मैं उसको भी फाइंड कर रहा हूँ यार. वो यार मैं भूल गया, मैं अभी इसको फाइंड कर रहा हूँ स्पेसिफिक वर्ड, अगर मुझे मिल गया तो. अब ना मिला तो मैं आप लोगों को बाद में वो मैसेज कर दूंगा स्पेसिफिक वर्ड क्या है. चले मैं आपको बाद में करता हूँ, ऐसे हमारा टाइम ज़ाया होगा. वो एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है कि अब इतनी ये 4 आर्मस्ट्रॉन्ग है, ये 3 आर्मस्ट्रॉन्ग है ना, जो इसके लिए एक स्पेसिफिक वर्ड यूज किया जाता है. एक सेकंड दे दें मुझे, अगर मुझे मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा. तब किथे गया, रेजोल्यूशन इसको कहा जाता है. मिला नहीं है लेकिन अल्लाह ने दिमाग में डाल ही दिया इतनी मेहनत के बाद. इसको रेजोल्यूशन कहा जाता है बेटा. तो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी जब आप परफॉर्म करते हैं उसके बाद अगर आप उसकी इंफॉर्मेशन या डाटे को देखें तो लिखा होता है कि स्ट्रक्चर की रेजोल्यूशन 2.5 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 2.9 आर्मस्ट्रॉन्ग है, 1 आर्मस्ट्रॉन्ग है, वो रेजोल्यूशन होती है. NMR में रेजोल्यूशन नहीं होती. NMR क्योंकि सोल्यूशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपको याद होगा एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी में तो आप एक्सरेज की बम्बार्डमेंट करते थे और वो पूरे का पूरा कंसेप्ट है. इसमें तो सोल्यूशन स्ट्रक्चर्स है, इसमें पीक्स आती हैं, उन पीक्स को और केमिकल शिफ्ट्स को स्टडी करके स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाता है. तो इसमें रेजोल्यूशन नहीं होती. इसलिए जब रेजोल्यूशन नहीं होगी तो
आर्मस्ट्रॉन्ग में उसकी वैल्यू भी नहीं होगी। ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास ये आ गया H1 NMR स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन्स। और अगर H1 की बात करें तो मैंने आपसे पहले भी आपको बताया कि डिफरेंट आइसोटॉप्स इसमें यूज होते हैं। H1 का मतलब हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप 1 है, जिसकी 1 वैल्यू होती है, वो ये 1 डायमेंशनल होता है। साइड पे जो ग्राफ है, अगर आप देखें, ये कुछ अगर कर्सर नजर आ रहा है इधर मूव करता हुआ, कोई भी बच्चा, काशिफ सलीम, काशिफ सलीम, यस सर, आ रहा है नजर। हाँ जी, ये जो इसने बात की हुई ना, जो मैं सर ये बार बार स्क्रीन जूम कर सकते हैं अगर सर आप? मैं कर देता हूँ बेटा थोड़ी सी। ठीक है जी। नहीं सर, अपने मोबाइल से जूम कर सकते हैं स्क्रीन से। अच्छा सॉरी यार, हाँ मैं मतलब जो भी यूज कर। अच्छा चलें, ये देखें जी, ये जो नजर आ रही हैं आपको पीक्स, ये पीक्स और केमिकल शिफ्ट्स की मैं बात कर रहा था, जिनको बाद में मैयर किया जाता है। ये यूबिक्यूटिन की प्रोटीन है, 76 अमीनो एसिड इस प्रोटीन की लेंथ है, और ये 8.5 किलो डाल्टन का वजन रखती है। और इधर साइटोक्रोम सी है नीचे वाले में, ये इसको सेपरेट किया। ये देखें जी, इस पे जो हमने पीपीएम डिस्कस किया था, थोड़ा सा अगर इसको मैं दिखाऊं आपको, तो ये थोड़ा सा नजर आ रहा है, किधर गया, सॉरी यार, किधर गया, ये देखें पीपीएम। आई होप यू हैव अ लुक टू दैट। दिस इज पार्ट्स पर मिलियन, तो ये मिलियंस में पार्ट्स हैं। ये इसमें ये डिफरेंट पीक्स आ चुकी हैं, उससे ये डॉट्स हैं जिनको बाद में रीड आउट किया जाएगा और स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डिटरमिन किया जाएगा। तो जब हमारे पास दो प्रोटीन्स होती हैं, उनकी इंट्रैक्शन देखनी होती है, तो इसमें डिफरेंट कलर होते हैं। इसी ग्राफ में सपोज कर लें येलो और रेड कर लें, या ब्लू और रेड होता है। जैसे मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें ब्लू और रेड था। और अगर ब्लू और रेड दोनों डॉट्स एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं ना, सपोज आपके पास पहले ग्राफ में सारे ब्लू डॉट्स हैं, दूसरे ग्राफ में सारे रेड डॉट्स हैं, और तीसरे ग्राफ में आपके पास 8 या 10 ऐसे डॉट्स आए हैं जो ब्लू और रेड एक दूसरे के ऊपर आ गए हैं, ओवरलैप कर गए हैं, तो फिर पता चल जाता था कि यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रही है। क्योंकि आपको ब्लू डॉट से पता था कि ये ब्लू डॉट अमीनो एसिड नंबर 15 का है, ये रेड डॉट अमीनो एसिड नंबर 36 का है। तो जब वो नीचे दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाते थे, तो इसका मतलब था अमीनो एसिड नंबर 36 जो है वो अमीनो एसिड नंबर 15 जो है उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है जी। तो वो हमारे पास 1 डायमेंशनल था। एनडी का मतलब यहाँ पे हेट्रोन्यूक्लियर है, जिसमें बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पर भी उसने पहले 1 डायमेंशनल के साथ आपको, जी काशिफ, सर इतने ज्यादा अमीनो एसिड में मतलब कैसे हम सर वो करेंगे उनको डिफर सर? वो नंबर ऑफ अमीनो एसिड अगर वो सर? इस तरह पता चल जाता है, क्योंकि मैंने शुरू में भी आपको बताया था कि हर आइटम के अंदर एक न्यूक्लियाई है, और हर न्यूक्लियाई का अपना इन्वायरमेंट है। उस इन्वायरमेंट से आपको डिफरेंट अमीनो एसिड्स का पता चल जाता है, और उसमें जो आपके पास मशीन है वो भी आपको बता देती है कि ये कार्बन का है या सल्फर का है, डिफरेंट सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, तो मैं आपके लिए इसको ज्यादा कम्प्लेक्स नहीं करना चाहता कि आप उलझ जाएं इसमें। तो आप जो पॉइंट्स ज्यादा उलझने वाले हैं उन पे इतना फोकस ना करें, वरना आप उलझ जाएंगे और समझ भी नहीं पाएंगे। ठीक है, वो पता चल जाता होता है, वो टेंशन नहीं लेनी। कभी जिंदगी में आपने एक्सपेरिमेंट किया तो आपको पता चल जाएगा, इस बात की आप टेंशन ना लें। तो हेट्रोन्यूक्लियर एनएमआर स्पेक्ट्रा ऑफ प्रोटीन्स में एक से ज्यादा आइसोटॉप्स यूज होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, मॉडर्न एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ प्रोटीन रिलाई ऑन मल्टी डायमेंशनल एक्सपेरिमेंट्स involving 1H, 13C, and 15N nuclei in isotopically labeled proteins. These methods provide for signal selection and a means to reduce signal overlap. तो यहाँ पर भी उसने यही वाला यूज किया, लेकिन हेट्रो से ही किया। पीछे वाली स्लाइड में उसने 1 डायमेंशनल से इसको सॉल्व किया था। So yeah, this is the basics of NMR. Then we will jump on the NMR using for the determination of protein. सो ट्रिपल रेजोनेंस अप्रोच में आपके पास ये तीनों के तीनों लेबल्ड यूज हो जाते हैं, इसमें डिफरेंट स्पिन्स आ जाती हैं, और नीचे उसने कुछ 2-3 एक्सपेरिमेंट्स के हवाले दे दिए हैं। ये बेशक आप लोग पढ़ लीजिएगा, क्योंकि टाइम मेरे ख्याल 10 मिनट रह गए, हम इसको जल्दी से कवर कर लें। यूनिफॉर्म आइसोटॉपिक लेबलिंग ऑफ प्रोटीन आ गई है। इसमें आपके पास प्रोटीन जो है वो यूनिफॉर्मली और स्पेसिफिक आइसोटॉप्स के हिसाब से लेबल कर दी जाती है, और नीचे इसमें एग्जांपल दे दी गई है बैक्टीरिया की, या किसी भी सेल से आप, या किसी भी स्पेसिफिक कंपाउंड से, या स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म से आप जो प्रोटीन निकालते हैं, ये उसकी उसने इसमें बात की है। तो प्रोटोटिपिकल ट्रिपल रेजोनेंस एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो आ जाएंगे आपके पास। जैसे यहाँ पे उसने कार्बन अल्फा है, 13 कार्बन अल्फा है, हाइड्रोजन 1 है, नाइट्रोजन 15 है, और इनका आपस में जो डिस्टेंस है उसकी कोरिलेट और उसकी शिफ्ट, ये जो नीचे उसने ड्रॉ की हुई है कि H1 की कहाँ पे शिफ्ट आएगी, N की, अल्फा कार्बन की 1, 13C और ऑक्सीजन की आएगी, वो सारी शिफ्ट यहाँ पे बताई हुई है इस ग्राफ में। और मेरा नहीं ख्याल हमें इसको रीड करके उलझने की जरूरत है, जस्ट एक कंसेप्ट लेने की जरूरत है। Similar here with the same experiment,
ये ग्राफ्स जो हैं ये वही ग्राफ्स आ चुके हैं, जैसे कि यहाँ पे उसने K48 और G47 का बना दिया है, L43 और I44, आइसोल्यूसिन 44 और ल्यूसिन 43, ये सारे के सारे इसी तरह ग्राफ्स आएंगे, इसी तरह पीक्स आएंगी जिनको हम स्टडी करके स्पेसिफिकली इसको स्ट्रक्चर को डिटरमिन कर लेंगे। जैसे यहाँ पे इसने एक पूरा टेबल बना दिया है, ये हमारे पास 3 डॉट्स आ चुके थे, ये 1 डायमेंशनल में आ गए, एक हाइड्रोजन था, ये इसने 3 डायमेंशनल में ले लिया, सॉरी ये 2 डायमेंशनल में आ गए, ये 3 डायमेंशनल में आ गए, जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन है, 1 आइसोटॉप वाला हाइड्रोजन है और 13 आइसोटॉप वाला कार्बन है पार्ट्स पर मिलियन के हिसाब से। अब आप देखें यहाँ पे ए बी सी लिख दिया, और ए के भी उसने कुछ वैल्यूज दे दी हैं, बी की भी 2 वैल्यूज दे दी, सी की भी, और यहाँ पर उसने ये वैल्यूज ए बी और सी की मेंशन कर दी हैं, और 1 हाइड्रोजन के साथ 13 नाइट्रोजन के साथ अल्फा कार्बन पहला होता है, आपको पता है जो कार्बन होते हैं उनके स्पेसिफिक नंबर होते हैं, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गैमा कार्बन, डेल्टा कार्बन, और इस तरह वो चलते रहते हैं। तो जो पहला कार्बन जिसको कंसीडर करेंगे उसके आगे वाले +1 +2 +3 होते जाएंगे, और उसके पीछे वाले -1 -2 -3 होते जाएंगे। यहाँ पे जैसे उसने मेंशन किया, और ये वैल्यूज यहाँ पे उसने लिखकर एक टेबल बना दिया। बाद में इसी तरह हम टेबल्स को यूज करते हुए डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना लेंगे। इसमें भी यही है, ट्रिपल रेजोनेंस अप्रोच में सिंपल एक एग्जांपल दे दी गई है। अगर आप इसको देखेंगे स्पून से 2-3 मिनट लगा के बाद में लेक्चर को, तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगी। यहाँ पे भी ये देखें, ये ए है, ए का ये वाली वैल्यूज हैं सारी, ये बी वाला स्ट्रक्चर है, बी की ये वाली सारी वैल्यूज हैं, ये सी का स्ट्रक्चर है, सी की ये वैल्यूज हैं। अगर हम सी को ही देखें, H1 की 8.24 है, उसने यहाँ पे मेंशन कर दी है, और N15 की 117.1 आई है, और यहाँ पे मेंशन कर दी है। कार्बन 13 की 55.03 आई है, उसने ये कार्बन -1 वाले की आई, ये कार्बन उसने कंसिडर किया, ये आ गई है। जो कार्बन अल्फा आई लिया है 68.43, वो यहाँ पे लिख दिया है। इसी तरह आप ए वाले भी सारे लिख सकते हैं और बी वाले भी। स्ट्रक्चरल कैलकुलेशंस आ जाती हैं, डिफरेंट किस्म की, वो कैलकुलेशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि हमने उस कैलकुलेशन में जो बॉन्ड्स हैं उनको मैयर करना है, जो आइटम्स की इंटरेक्शंस हैं उनको मैयर करना है, प्रोटॉन्स को, न्यूट्रॉन्स को, इन तमाम चीज़ों को, डिफरेंट एंगल्स को, डिफरेंट रिस्ट्रेंट्स को हमने मैयर करके, और उसके बाद एक स्पेसिफिक जो इन्फॉर्मेशन आएगी उसको स्पेसिफिकली यूज करते हुए स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लेना है। practical aspects of protein structure determination using NMR versus X-ray crystallography for protein structure determination यूज किए जाती हैं ये दोनों को दोनों। NMR को ही हम सिर्फ डिस्कस करते हैं, एक्सरे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ लें अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं दोबारा पढ़ने के लिए। तो ये इसमें सोल्यूशन स्ट्रक्चर होता है, उसमें एक्सरेज होती हैं, क्रिस्टल्स होते हैं, लेकिन इसमें सोल्यूशन स्ट्रक्चर होता है, इसमें पीक्स आती हैं, जितनी न्यूक्लियाई ने एब्जॉर्ब कर ली हैं, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी हैं वो आ जाएंगी, और जो पास आउट हुई हैं वो भी आ जाएंगी। तमाम इंफॉर्मेशन को यूज करते हुए प्रोटीन का स्ट्रक्चर डिटरमिन कर लिया जाएगा। ये प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, प्रोटीन प्योरिफिकेशन, आइसोटॉपिक लेबलिंग है, इसमें जो चीजें स्ट्रक्चर डिटरमिनेशन के लिए होंगी आपके पास, NMR के सैंपल्स हैं, सिंपल स्पेक्ट्रा है, और प्रोटीन साइज और मैग्नेट साइज जो है, ये तमाम की चीजें वेरी करती हैं अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ एक्सपेरिमेंट। सो देन वी हैव प्रोटीन प्रोडक्शन, प्रोटीन कैसे आपने प्योरीफाई करनी है, और प्रोटीन आपके पास प्रोटीन का सैंपल होगा। आई ऑलरेडी डिस्क्राइब यू दैट मैं जैसे कि मैं सेल लाइन, हेला सेल लाइंस में से प्रोटीन्स निकालता था, फिर मेरे पास KD और KO सेल लाइंस थी। तो डिपेंड करता है, जैसे इसमें शुरू में एग्जांपल में बैक्टीरिया और यीस्ट को यूज किया गया है, तो ये डिपेंड करता है प्रोटीन के बारे में और प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए। जितनी प्रोटीन प्योरीफाई होगी, कंटेमिनेशन कम होगी, उतनी ही आपकी वो प्रोटीन का जो स्ट्रक्चर, प्रोटीन का जो डिटर्मिनेटेड स्ट्रक्चर आएगा वो अच्छा आएगा। और NMR के लिए कम से कम 1 मिलीमोलर से ज्यादा कंसंट्रेशन की प्रोटीन होनी चाहिए। ये उसने बैंड्स दे दिए हैं, अगर आप लोग वेट लैब में एक्सपेरिमेंट आपने कभी किया है तो ये मॉलिक्यूलर वेट होता है, जो कि नीचे सबसे कम होता है, ऊपर सबसे ज्यादा होता है, और आपका सैंपल कहाँ पे लाई किया है। इधर उसने ये देखें, ये मार्कर लगा दिए, इसको जो मॉलिक्यूलर वेट मार्कर कहा जाता है, मार्कर आमतौर पे इसको लैडर भी कहते हैं, ठीक है। तो इसने लैडर और या मार्कर लगा दिया गया, ये सैंपल नंबर 1 2 3 4 अपलोड कर दिए हैं। इससे आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा जो प्रोटीन जो है वो कितनी प्योरीफाइड है, और ये जैसे जितना थिक होगा वो उतनी प्योरीफाइड होगी, जिसमें कंटेमिनेशन ज्यादा होगी वो प्रोटीन शायद अपने मॉलिक्यूलर वेट से भी डिस्टर्ब हो जाए। आइसोटॉपिक लेबलिंग ऑफ प्रोटीन फॉर NMR जो है उसमें आ जाएगा, प्रोटीन जो है वो यूनिफॉर्मली आइसोटॉपिकली लेबल्ड कर दी जाती है। कार्बन को 13 और नाइट्रोजन को 15 कर दिया जाता है, हाइड्रोजन आपको पता है 1 किया जाता है, और फिर एक स्पेसिफिक कार्बन के बाद प्लस और माइनस लगा दिए जाते हैं, और उसी तरह आप उन स्पेसिफिक कार्बन से सारी की सारी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट आउट करते हो। ये
जैसे इसमें उसने एग्जांपल दे दिया D2O की और H2O की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि H2O क्या है, D2O क्या है, डिफरेंट आइसोटॉप्स हैं। आइसोटॉप्स जो है वो फाई और जैसे नाइट्रोजन का आइसोटॉप जो है वो फाई और साई एंगल की मेजरमेंट्स के लिए ज्यादा हेल्पफुल होता है। अगर आपने रामाचंद्रन प्लॉट डिस्कस किया है कंप्यूटेशनल ड्रग डिजाइनिंग के लिए, तो उसमें भी फाई और साई एंगल्स को वो एनालाइज करता है, अगर आपको रिमेंबर हो। किया किसी ने, आप लोगों ने रामाचंद्रन प्लॉट किया हुआ स्टडी? काशिफ सलीम कोई बताना चाहेगा? नो सर नहीं किया, नहीं आपने कहा किया? था नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगा, लेकिन अभी आपने करवाया नहीं। अच्छा, मैंने इधर कहा था कि क्लास में कहा था? सर इधर ही कहा था आपने सर, ये एक्सरे से पहले जो आपने सर लेक्चर दिया उसमें सर आपने कहा था। यार मुझे ना एक कोई बच्चा या सीआर ना रिमाइंडर दे दिया करो कि सर ये करना है ना, क्योंकि मैं भूल जाता हूँ। माजरत यार, मैं कोशिश करूंगा, मुझे रिमाइंडर दे देना, मैं नेक्स्ट टाइम आपको जरूर दिखाऊंगा। अगर हमें इस लेक्चर में भी टाइम मिल गया, मैं किसी पेपर से या गूगल से आपको एक वो निकाल के ना ग्राफ तो समझाऊंगा, ठीक है? ये डिफरेंट आइसोटॉपिक लेबलिंग आ गई है, और इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे ग्राफ्स आ जाते हैं जिनको बाद में रीड आउट किया जाता है। और इसमें भी अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम करूं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी, 2 कलर्स होते हैं। तो ये अगर आप देखें, फर्स्ट वन में रेड कलर है जिसमें उसने कहा ओनली लेबल्ड प्रोटीन, सेकंड वन में उसने नाइट्रोजन लेबल्ड प्रोटीन ली है, थर्ड वन में वो उसने जो है कार्बन लेबल्ड प्रोटीन ली है। इस तरह जब वो ये ओवरलैप करते हैं तो हम डिफरेंट इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं इसमें से। बफर होता है इसमें, एक साल्ट यूज होता है, पीएच जो है वो न्यूट्रल होती है, या जितनी कम हो उतनी अच्छी समझी जाती है। सॉल्वेंट में यहाँ पे तो वाटर लिखा हुआ है, लेकिन डीएमएसओ भी यूज किया जाता है, और डिफरेंट किस्म के और भी सॉल्वेंट्स यूज किए जाते हैं। वो डिपेंड करता है प्रोटीन पे कि प्रोटीन किस स्पेसिफिक सोल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। ये वाली, ये चलें इसको हम डिस्कस कर रहे थे, ये यहाँ पे आ गई है। ये इस तरह की इसकी ट्यूब होती है जिसमें ये सैंपल ट्यूब जिसको कहा जाता है, इसमें प्रोटीन का सैंपल डाल दिया जाता है, और सैंपल का जो टेम्परेचर है वो अमूमन 25 से 35 के दरमियान रखा जाता है, और बड़ी एहतियात से इस सैंपल को उसमें मशीन में डाला जाता है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कम अज कम 1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन की प्रोटीन होनी चाहिए। अगर 1 मिलीमोलर कंसंट्रेशन की प्रोटीन नहीं होगी तो आप लोग जो है वो एक्सपेरिमेंट में उलझ जाओगे, रिजल्ट ही नहीं आएंगे, उलझना क्या, रिजल्ट ही नहीं आएंगे, और आपकी 15 दिन 1 माह की मेहनत 1 मिनट में जीरो हो जाएगी। ये इनिशियल स्पेक्ट्रा उसने एवेलुएट कर दिया। ये जैसे कि पीक्स नजर आ रही हैं आपको, इन पीक्स को बाद में, यहाँ पे थोड़ी सी कम्प्लेक्स पीक्स हैं, ये ऊपर वाला ग्राफ ही आ चुका है दोबारा, तो इन्हीं पीक्स को दोबारा यूज करते हुए स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया जाता है। ठीक है, ये सारी की सारी पीक्स ही आ रही हैं इसमें। ये डिफरेंट ग्राफ्स और डिफरेंट पीक्स जो हैं ये यहाँ पे शो की गई हैं। तो ये अगर आप इन डिटेल देखना चाहो तो मोस्ट वेलकम। जैसे इसमें यहाँ पे इस 2 ग्राफ्स में उसने सेम वन है, उसने कहा 600 मेगाहर्ट्ज के ऊपर है, ये 800 मेगाहर्ट्ज के ऊपर है। तो अगर आप थोड़ा सा इसको फोकस करो तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा। तो सेंसिटिविटी लेवल जो है वो डिपेंड करता है आपके एक्सपेरिमेंट के ऊपर और आपके स्पेसिफाइड पैरामीटर्स के ऊपर। ये फिर ये वाली एक और एग्जांपल आ गई है। ये स्पेसिफिकली वो एग्जांपल है जो मैंने आपसे कहा था, दो कलर्स वाली। ये लाइगेंड बाइंडिंग हो रही है। जैसे कि आप इसमें अगर देखें, ये टेक्निक वैसे बहुत अच्छी टेक्निक है अगर आप वेट लैब से प्रूव करना चाहते हैं इंटरेक्शन। ये देखें, जैसे ब्लैक और रेड है, और जहां जहां पे ये एक दूसरे के बिल्कुल ओवरलैप हो रहे हैं, जैसे एक ये पॉइंट है वो बिल्कुल ओवरलैप हो रहा है, और यहाँ पे 2-3 है, इसको कंसीडर किया जा सकता है। तो इनसे फिर वो डिड्यूस कर लेते हैं रिजल्ट को, कंक्लूड कर लेते हैं रिजल्ट को। यहाँ पे म्यूटेशन का इफेक्ट उसने दिखा दिया, म्यूटेशनल इफेक्ट क्या है। तो ये जनाब थोड़ा सा इसके बारे में था, एनएमआर के बारे में। और एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? ग्राफ्स को आप इग्नोर कर दीजिएगा क्योंकि ये आपको समझ नहीं आएंगे, इनके लिए स्पेसिफिक फार्मूलेज होंगे और वो डिटेल्ड फार्मूले हैं, वो फार्मूले को समझना पड़ेगा। तो इसका आसान हल ये होता है कि जो स्पेसिफिकली कंप्यूटेशनल टूल्स हैं उनको यूज करके इन ग्राफ्स को रीड आउट कर लिया जाता है। बाकी बेसिक कंसेप्ट आपको, मेरा उम्मीद है मुझे कि आपको समझ आ गया होगा। व्हाट इज NMR, why we use it, and what is the base and why it is in our course. So we are biologists, so we more focused on homology modeling, 3-dimensional structure for 3-dimensional structure prediction. Anyone has any question? If not, then we will discuss our activity because we have only 6 or 7 minutes left. No one? Kashif Salim ji beta.
सर हम मतलब लैब्स में कितने परसेंट तक यूज करते हैं एनएमआर, कितना रिले कर रहे बेटा हैं इसको सर? स्पेसिफिक लैब सिर्फ इस पे काम करती हैं, हर लैब इस पे काम नहीं करती। मैंने जैसे आपको बताया, जिस लैब में मैंने काम किया था ना काशिफ, आप कह लें कि आपका जो क्लासरूम था ना, इस तरह के 4 क्लासरूम लेंथ में कर लें और डबल कर लें, इतनी बड़ी लैब में तो उसकी मशीनें पड़ी हुई थी एनएमआर की। तो उसके लिए आपको बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, केमिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉस्टली हैं। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरे पास पेप्टाइड कम था और ड्रग्स कम थी। मैं बहुत घबराया हुआ था कि यार अगर ये खत्म हो गई, एक बार भी गलत हो गया, एक हफ्ता भी जाया हो जाएगा और केमिकल भी जाया हो जाएगा। तो ये बहुत, पाकिस्तान में मुझे नहीं याद कोई एनएमआर कर रहा हो, मुझे नहीं याद पड़ रहा किसी को मैंने सुना हो एनएमआर करते हुए। जी बेटा अरूज, मतलब जरा जल्दी डिस्कस कर लें, फिर हमने अपनी एक्टिविटी भी डिस्कस करनी है। सर ये जो ग्राफ पे पीक्स बनेंगे तो इन्हें हम कैसे मतलब फाइंड आउट करेंगे? बेटा ये तो पीक्स जो इनकी है जो वो स्प्लिटिंग होगी कंप्यूटेशनल, बेटा वो कंप्यूटेशनल सॉफ्टवेयर्स हैं, वो इनको आप कह लें कि डीकोड करेंगे। ठीक है, जी सर। ये कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स हैं इसके लिए। सो जापानीज एक जापान के अंदर, काशिफ काशिफ सलीम, जापान का एक यस सर, कंसेप्ट है, यस सर। जापानीज लैंग्वेज भी है, लैंग्वेज में उसको पीचा कूचा कहा जाता है। PECHAKUCHA, पीचा कूचा। पीचा कूचा में क्या होता है? पीचा कूचा में सिर्फ आपको 60 सेकंड्स दिए जाते हैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक को समझाने के लिए। ओके, गॉट इट? यस सर। सो आप सब पीचा कूचा की एक्टिविटी परफॉर्म करोगे। हर बच्चे को 60 सेकंड्स मिलेंगे। जो हमने टॉपिक्स पढ़े हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रेडिक्शन में, होमोलॉजी मॉडलिंग, थ्रेडिंग, एब इनिशियो, एक्सरे, एनएमआर और पीटीएम और प्रोटियोमिक्स। क्या है प्रोटियोमिक्स? है ना आपका कोर्स के बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 है? सर बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3। बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 वाले उन बायोइन्फॉर्मेटिक्स 3 से रिलेटेड वाले टॉपिक्स लेंगे और प्रोटियोमिक्स वाले अपने कंटेंट्स के हिसाब से प्रोटियोमिक्स वाले टॉपिक लेंगे। और आपने अपनी मर्जी का जो हम कंटेंट्स पढ़ चुके हैं उनमें से एक टॉपिक ले लेना है। 3 स्लाइडें बनानी है आपने, 3 स्लाइडों से ज्यादा नहीं बनानी। ठीक है जी, 3 स्लाइडें बनानी। ओके सर। उन 3 स्लाइडों में आपने इतना का डाटा डालना है कि आप सिर्फ 1 मिनट में प्रेजेंट करें और आपने कोशिश करनी है आपने 1 मिनट में अपना मौक़िफ़ दूसरे को समझाना है। उर्दू बोलें, इंग्लिश बोलें, वो आपके ऊपर है। ठीक है सर हर टॉपिक की 3 स्लाइड्स बनानी नहीं है? बेटा, कोई एक टॉपिक हर बच्चे ने सिलेक्ट करना है। जैसे काशिफ सलीम कह रहा है जी ओके मैंने सर। होमोलॉजी मॉडलिंग सिलेक्ट की है, तो आपने होमोलॉजी मॉडलिंग की सिर्फ 3 स्लाइडें बनानी है। तो मैं सिर्फ 1 मिनट दूंगा आपको। आपने 1 मिनट में अपना मौक़िफ़ जो है वो बयान करना है, समझाने की कोशिश करनी है और आपके बाद दूसरे बच्चे की बारी। दिस इज नोन एज पीचा कूचा, ओके सर। जापानीज लैंग्वेज। और ये ओके जापान सर। में बहुत ही एक्टिव एक्टिविटी है, स्टूडेंट से करवाई जाती है, जिसमें स्टूडेंट को 1 मिनट में अपना मौक़िफ़ बयान करना, अपना नर्वस सिस्टम पे कंट्रोल करना और तमाम बहुत कुछ इसमें सीखने को मिलता है। तो तमाम बच्चे 48 घंटे तक, अभी आज है 29 जून, 30 और 31 जून शाम 9 बजे तक, नहीं सॉरी 31 यानी नहीं यार, 1 जुलाई शाम 9 बजे तक 3 स्लाइडें बनाकर सीआर को ईमेल कर देगा या जीआर को और मुझे सीसी कर देगा, या सिर्फ उन्हें ही ईमेल कर दें सीआर जीआर को और मैं उनसे कांटेक्ट कर लूंगा फर्दर इस एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म करना है। सो यू गाइस शुड हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ टू डिस्क्राइब दैट इन 1 मिनट। ओके ओके सर। एनी क्वेश्चन? जी काविश। सर अगर हम एक ही स्लाइड बना लें, फर्ज करें एक ये बना लें, आपने आज जो टॉपिक पढ़ाया एक बना लें बेटा। आज जो टॉपिक पढ़ाया है एनएमआर, इसकी मैं सिर्फ पिक्चर एक स्लाइड पे बना के उसी को 1 मिनट में रिप्रेजेंट कर दूं, पूरा उसका समझा दूं कि इसमें क्या है, बेटा तो वो चल जाएगा? जरूर चलेगा। आपको 1 मिनट ठीक है मिला है, सर। 1 मिनट है और ठीक है सर। मैक्सिमम 3 स्लाइड्स हैं। ठीक है, ठीक है सर। एवरीवन ठीक है हैज सर। 1 मिनट एंड मैक्सिमम 3 स्लाइड्स, 2 स्लाइड्स और 1 2 3, ये आपके ऊपर है। और आप परसों 9 बजे तक सीआर या जीआर को ईमेल कर देंगे। इसको हम कहते हैं पीचा कूचा इन जापानीज लैंग्वेज। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी फॉर लर्निंग। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन?
Arusha Hayat 16713. No sir, no question. Nimra Shehzadi 16703. Yes sir. जी बेटा कुछ सर मैं कह रही जी जी सर कोई भी टॉपिक लिख सकते हैं जो आपने पढ़ाए हैं उसमें रिलेटेड, या अपने से कोई प्रोटियोमिक का? बेटा जो कंटेंट में है हम उसको डिस्कस करेंगे, ताकि अगर कोई और बच्चा, सपोज आपने होमोलॉजी मॉडलिंग बता रही हैं, मैं सही से समझा नहीं पाया, तो किसी बच्चे को मे भी समझ ना आई हो मेरे समझाने से, तो वो आपके समझाने से कुछ समझ ले, तो हम कंटेंट्स तक ही रहेंगे, ठीक है। यस सर, ठीक है। मिसबा किरण 16804. राबिया कबीर 16750. यस सर। बेटा एनी क्वेश्चन? नो सर। आपको समझ आ गई बेटा पीछा पूछा का जो कंसेप्ट अभी डिस्कस हुआ है? यस सर। चलें, वेरी गुड। एनीवन हैज एनी क्वेश्चन? जी फातिमा नूर 16729. सर एनएमआर में हम जैसे स्लाइड में भी लिखा हुआ था, प्रोटीन मस्ट बी यूनिफॉर्मली आइसोटॉपिकली लेबल्ड विद कार्बन 13 आइसोटॉप। तो मोस्टली अगर गूगल से भी सर्च करें तो कार्बन 13 आइसोटॉप को क्यों यूज करते हैं, हालांकि कार्बन 12 एक मिनट ठहर जाएं। सॉरी, आपकी बात काटी, सॉरी। मैंने शुरू में आपसे कहा था आपको एक क्वेश्चन देना है, वो मैंने यही क्वेश्चन देना था कि कार्बन 13 क्यों यूज किया जाता है, हाइड्रोजन 1 और नाइट्रोजन 15। तो मैं अभी इसका आंसर नहीं बेटा कर सकता, सॉरी। बल्कि आपका शुक्रिया, आपने मुझे याद करवा दिया है। बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो अब आप पे गुस्सा होंगे, वो आपका और उनका मैटर है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं ये क्वेश्चन पहले पूछूंगा कि इसमें कार्बन 13, नाइट्रोजन 15 और हाइड्रोजन 1 क्यों यूज किया जाता है। जी वकारुल अब्बास। नो सर, नो। ठीक है जी, क्लास ओवर करें। जी सर। चलें, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट इन एक्चुअली। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।